हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो अब परीक्षाएं कराई जाएंगी, खासकर उत्तराखंड पुलिस दरोगा की जो परीक्षा आयोजित होनी है, उसमें जो आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स आना है, उसके पिछले 6 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने इस आपके पेपर में ले रखे हैं। मैं ये करंट अफेयर्स आपको करा दे रहा हूँ। इनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण आपके तथ्य हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपका जो करंट अफेयर्स है वो आप लोग कर लीजिएगा। और आगे एक सीरीज हमें उत्तराखंड की भी लानी है। उत्तराखंड की एक हम ला चुके हैं, एक और लाएंगे। 100-150 क्वेश्चन उत्तराखंड के अगर महत्वपूर्ण और 200 क्वेश्चन के करीब आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर के साल भर के महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो करंट अफेयर्स में एक अच्छी खासी कवरेज हो जाती है, जिसमें क्वेश्चन छूटने के चांस बहुत कम होते हैं। तो फालतू की चीजें कुछ भी नहीं ली हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो बहुत हाईलाइटेड रहे या बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं क्वेश्चन को हमने इस पर लिया हुआ है। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? टाइगर रिजर्व, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है वह आपका बिहार में। इससे पहले बिहार में जो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है उसे आपका टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जा चुका है। इस आपको पता है कि भारत में जो टाइगर रिजर्व है, किसी भी राष्ट्रीय पार्क या आपका जो वन्यजीव अभयारण्य है, उसमें अगर बाघों की संख्या ठीक है तो उस क्षेत्र को आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। जैसे आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था देश में बाघों को बचाने के लिए, तो प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन जाता है। आपको पता है अब तक 55 टाइगर रिजर्व भारत में घोषित किए जा चुके हैं। 55वां और अंतिम जो था वो था आपका धौलपुर करौली वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान। ये 55 है। इसमें आपका बहुत सारे टाइगर रिजर्व अलग अलग राज्यों से आते हैं। जैसे उत्तराखंड के भी 2 हैं। आपको पता है उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क तो देश का ही पहला था, उत्तराखंड का तो है। उसके साथ साथ राजाजी को भी 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। अब नंदौर के लिए आपके चल रही है बात, तो वो तीसरा हो जाएगा। अभी है नहीं, अभी 55 है पूरे देश में। तो ये जो आपका कैमूर है ये बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपको पता है हाल में ही आपके जो टाटा के कार्यकारी अध्यक्ष थे रतन टाटा, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो रतन टाटा की जगह आपका जो टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है, उनके जो आपके सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, उनको बनाया गया है। इससे पहले जो आपके रतन टाटा हैं वो आपका कार्यकारी अध्यक्ष थे। 1991 में इन्हें पहली बार टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था और 2012 तक वो इसके अध्यक्ष थे प्रॉपर। 2012 में अपनी उम्र और स्वास्थ्य के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद आपको पता है साइरस मिस्त्री को बनाया गया था इस पद का अध्यक्ष। लेकिन साइरस मिस्त्री से कुछ विवादों के चलते 2016 में साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया और फिर से रतन टाटा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, पूर्णकालिक नहीं, मतलब काम चलाने के लिए। तो अब तक मृत्यु तक वो कार्यकारी अध्यक्ष थे और साइरस मिस्त्री 4 साल रहे, 2012 से 16 तक। हाल ही में आपको पता है कार एक्सीडेंट में साइरस मिस्त्री का भी मृत्यु हो गई थी 2-3 साल पहले। तो साइरस मिस्त्री से विवाद के चलते 2016 में रतन टाटा को दोबारा इसकी कमान संभालनी पड़ी थी। अब उनकी मृत्यु हो गई है तो नोएल टाटा जो उनके सौतेले भाई हैं उनको इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। अगला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हंगर इंडेक्स मतलब दुनिया भर में जो आपके बहुआयामी गरीबी है और भुखमरी है उसको लेकर के तैयार किया जाता है। तो हंगर इंडेक्स का मतलब यह है कि लोगों में जो आपका कुपोषण है उसकी स्थिति क्या है, बौनापन या आपके भयंकर भूख, इन सारी चीजों पर आपका 127 देशों पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है। भारत का स्थान 105वां है। भारत में जो आपका भुखमरी की स्थिति है वो गंभीर स्तर की है। जो 105वां स्थान है ये गंभीरता को दर्शाता है कि भारत में आज भी बहुत 5 साल से छोटे आयु के जो बच्चे भयंकर कुपोषण का शिकार है और दुनिया में सबसे ज्यादा भूखों की आबादी इंडिया में है, जो आपका पोषाहार प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो उनके शरीर के लिए आवश्यक है। तो 105वां, पिछली बार की अपेक्षा कुछ सुधार हुआ है। पिछली बार आपको पता है 111वां स्थान मिला था हंगर, जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। भारत के जो पॉइंट हैं वो है 27.3। ये गंभीर भुखमरी को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो है वो है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स औसत, उसके जो पॉइंट हैं वो है 18.3
3, उससे हम मतलब 1.5 गुना ज्यादा ऊपर बैठे हुए हैं गरीबी के मामले में, सॉरी भुखमरी के मामले में, जो बहुत ही घातक स्थिति को दर्शाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया? CPSE मतलब सेंट्रल जो आपका क्या है पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेज हैं, मतलब भारत सरकार के जो उपक्रम है उन उपक्रमों को आपके भारत सरकार उनकी परफॉर्मेंस और उनके आकार के आधार पर मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न का दर्जा देती है। महारत्न सबसे टॉप की कंपनियां होती हैं। भारत में अब तक 13 महारत्न थे, 14वीं महारत्न बनी है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किसी भी कंपनी को महारत्न बनने के लिए जरूरी है कि उसे पहले से नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस कंपनी का जो वार्षिक टर्नओवर है वो लगातार 3 सालों से 25,000 करोड़ रुपया होना चाहिए। नंबर 2, उस कंपनी का जो आपका टोटल नेटवर्थ है आपके पिछले 3 सालों में औसतन वार्षिक आपका 15,000 करोड़ रुपया होना चाहिए, और पिछले 3 सालों से लगातार वार्षिक जो आपका प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ रुपया होना चाहिए। ऐसी कंपनी को भारत सरकार महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान करती है। तो महारत्न कंपनी जो अभी हाल ही में बनी है वो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। सेल है, ONGC है, गेल है, भारत आपका पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, और उसके अलावा आपके भारत के कोल इंडिया लिमिटेड है। जो बड़ी कंपनियां भारत सरकार की हैं उन सभी को इससे पहले आपके महारत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है। हाल ही में आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो आपका HAL है, हाल जिसे बोलते हैं, ये आपका नई आपके जो महारत्न कंपनी है वो बनाती है। भारत में जो आपके एरोनॉटिक्स यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित उपकरण आदि बनाने के लिए आपका बेंगलुरु में स्थापित की गई है, वो है आपका 14वीं महारत्न कंपनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है? यूरोपा आपको पता है यूरोपा ग्रह जो आपका बृहस्पति ग्रह है उसका उपग्रह ग्रह यूरोपा में आपके चंद्रमा की, मतलब जैसे हमारा चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, वैसे ही यूरोपा आपका बृहस्पति का है। तो इसमें जीवन की संभावनाओं को तलाशने के लिए आपके यूरोपा क्लिपर मिशन भेजा गया है। 2030 तक ये आपके इस उपग्रह की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। उसके बाद आपका ये इस पर अध्ययन करना शुरू कर देगा। जैसे हमारा मंगलयान है वैसे ही आपका यूरोपा क्लिपर यूरोपा के लिए। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय में देश का जो हिंदी का महत्वपूर्ण साहित्य है उसे संग्रहित किया जाएगा, ताकि इस साहित्य को देश के अध्ययनकर्ता, शोधार्थियों और जो भी साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। जैसे आपका विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी, भारत के सभी ग्रंथों को एक जगह ला करके अंग्रेजों को अंग्रेजी में अनुवाद करा करके या यूरोपियन भाषा में अनुवाद करा करके उनके लिए उपलब्ध करा दिया था। उसी की तर्ज पर ये हिंदी का सारे साहित्यों का आपका विशाल संग्रह होगा, जिसमें आपका कोई भी व्यक्ति इससे जुड़ी हुई किसी भी चीज की जानकारी या उस संग्रह को पढ़ सकता है, उसका अध्ययन कर सकता है। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है? आपको पता है कनाडा के साथ भारत के संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कनाडा में जो आपके भारत में जो पंजाब क्षेत्र के पंजाब के अलग देश या खालिस्तान की मांग करने वाले जो आपके विद्रोही अलगाववादी संगठन है वो कनाडा में है, और उन्हीं संगठन का एक नेता था हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है। तो उसकी हत्या हो गई कनाडा में। ये कनाडाई नागरिक था, पंजाबी था लेकिन कनाडाई नागरिक था, और ये आपका खालिस्तानी समर्थक था, तो इसकी हत्या कर दी। ये नेता है खालिस्तान समर्थन का। तो कनाडा ने आरोप ये लगाया है कि इसमें इंडिया के एजेंटों द्वारा ये हत्या कराई गई है। आपने सुना होगा कि इसमें जो एक गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसका हाथ आपका माना जा रहा था। तो इसी को लेकर के जो आपका कनाडा है उसने भारत के प्रति सख्त रुख अपनाया, तो भारत ने भी उसके प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कनाडा के जो राजनायक है, मतलब वहां के भारत में उच्चायुक्त होते हैं जो, उनको निष्कासित कर दिया है। कनाडा ने भी भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करा, इसीलिए भारत ने भी करा। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है उसका राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रश्मिका मंदाना को। आपको पता है कि इसी साल आपके जो डीप फेक वीडियो है, डीप फेक वीडियो मतलब AI के माध्यम से रश्मिका मंदाना के आपका
जो रश्मिका मंदाना है उनकी आपकी प्रतिकृति बना करके कुछ अश्लील वीडियोस आपके इंटरनेट पर जारी कर दिए गए थे, जिसके कारण उनको बहुत आपके परेशानी का सामना करना पड़ा था। क्योंकि एआई के थ्रू किसी की आवाज बनाई जा सकती है, किसी व्यक्ति का चेहरा बनाया जा सकता है, शरीर बनाया जा सकता है। तो ऐसा ही रश्मिका मंदाना के साथ हुआ, तो उनके बाद उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनकी अश्लील वीडियो पूरे इंटरनेट पर आपके वायरल हो गई थी। उसके बाद रश्मिका मंदाना को क्योंकि उन्हें यह त्रासदी झेलनी पड़ी, तो भारत सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए आपका रश्मिका मंदाना को एआई, जो आपका साइबर अपराध एआई के थ्रू हो रहा है, खासकर डीप आपका जो फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर के जागरूक करेंगी पूरे देश और दुनिया में आपके लोगों को रश्मिका मंदाना। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश आपके संजीव खन्ना ने 11 नवंबर को भारत के आपके 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। 50वें मुख्य न्यायाधीश जो वाई चंद्रचूड़ हैं, उनका रिटायरमेंट के बाद ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 51वां नंबर होगा इनका। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग में जो आपके इस बार अध्यक्ष बने हैं वो विजय राहटकर बनी है। विजया राहटकर आपके 9वीं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग आपको पता है एक 5 सदस्यीय आयोग है जो देश में महिलाओं के हितों के रक्षार्थ और उनके लिए आपके उनके विकास और संरक्षण के लिए सरकार को आपके विभिन्न तरह की सिफारिशें करती है, उनके हितों की रक्षा करती है। एक तरीके से ये अर्ध न्यायिक कोर्ट की तरह काम करती है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल होता है। तो उसमें इससे पहले आपका रेखा शर्मा थी, 8वीं जो आपके इसकी अध्यक्षा थी, और इस बार बनाया गया है विजया राहटकर, जो आपके 9वीं अध्यक्षा होंगी भारतीय महिला आयोग की, केंद्रीय महिला आयोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 54वां नंबर के हिसाब से 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है मिथुन चक्रवर्ती को। 53वां वहीदा रहमान को दिया गया था पिछले साल, इस साल आपके मिथुन चक्रवर्ती को। जीवन भर आपके जो पिक्चर या फिल्म क्षेत्र में आपके महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। आपको पता है दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही 1913 में पहली आपके भारत में फिल्म आपके राजा हरिश्चंद्र नाम से बनाई थी, जो मूक फिल्म थी, केवल उसमें पिक्चर चलती थी, बस आपका वॉइस नहीं होती थी। तो उसके कारण दादा साहेब फाल्के, जिनका मूल नाम क्या था? धुंडीरास गोविंद फाल्के। तो ये जो दादा साहेब फाल्के हैं, इनको दादा इसलिए कहा जाता है, आपको पता है पश्चिम बंगाल में अपने से बड़े लोगों को दादा कहा जाता है, तो इसीलिए इनके उपनाम के साथ दादा लगा करके दादा साहेब फाल्के कहा जाने लगा, नहीं तो मूल नाम आपका गोविंद धुंडीरास फाल्के था। और उन्हीं के स्मृति में आपके 1969 से ये आपका जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो प्रतिवर्ष आपके सिनेमा के क्षेत्र में आपके आजीवन बेहतर योगदान करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस वर्ष का दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? शास्त्रीय भाषा मतलब एक ऐसी भाषा जो बहुत ही क्या है, प्राचीन है, जिसका कम से कम 1500 वर्ष से पुराना साहित्य हो, अपनी एक क्षेत्र में पकड़ हो, ऐसी भाषा को आपका जो शास्त्रीय भाषा है उसका दर्जा दिया जाता है। आपको पता है दक्षिण भारत की जो द्रविड़ परिवार की 4 मूल भाषाएं हैं उनको पहले ही दिया जा चुका है। इसमें तमिल है जो मूल भाषा है दक्षिण की, उससे निकली हुई तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। ये 4 भाषाएं आपका द्रविड़ परिवार की, संस्कृत और उड़िया, इन 6 भाषाओं को पहले ही दिया जा चुका था। इस बार आपका असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी, इन 5 को दिया गया है। तो इस तरीके से आपके 11 आपके भाषाएं ऐसी हो गई हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। शास्त्रीय है ये, संवैधानिक नहीं। संविधान में आपको पता है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ये आपका केवल शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय मतलब जिसका एक बहुत लंबी परंपरा हो, एक अपना बहुत प्राचीन साहित्य हो, समृद्ध साहित्य हो, उसको बोलने वाले लोग अधिक क्षेत्र में निवास करते हो, ऐसी भाषाओं को आपका दिया है। 15 साल इसका क्राइटेरिया, कम से कम 1500 साल आपका पीछे से इनका साहित्य चलता हुआ आया, तभी आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। इन 5 को एक साथ दिया गया है, 6 को पहले ही दिया जा चुका है। याद करने का तरीका बहुत सरल है। द्रविड़ परिवार की 4 मूल भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। उसके अलावा उत्तर भारत की आर्य परिवार की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और उड़िया। तो इन 6 को पहले ही दिया जा चुका है। तो अब ये आपके 11 हो चुकी है। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए भौतिकी का नोबेल किसे चुना गया है, किसे दिया गया है? आपको पता है भौतिकी का नोबेल इस साल आपका जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिल्टन को दिया गया है। जब भी आप नोबेल प्राइज के 2-2, 3-3 लोगों को नाम याद करते हो तो उसमें आप पूरे नाम को याद मत किया करो, उसमें क्या करा करो, जैसे 3 लोग हैं या 2 लोग हैं, हॉपफील्ड हिल्टन याद करो बस, हॉपफील्ड हिल्टन। एक नाम बना लो, 3 नाम याद नहीं करने, उनके मूल नाम को तोड़ करके 3
नामों से एक नाम बना लो। उससे क्या होता है, जैसे हम अपना नाम लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं संजय सिंह देव, तो इससे क्या है, वैसे ही आप जैसे हॉपफील्ड हिल्टन लिखोगे तो दोनों याद रहेंगे, हॉपफील्ड भी और हिल्टन भी। तो इस तरीके से आपका जब दो दो तीन तीन लोग होते हैं तो उसका एक नाम बना करके याद किया करो, उससे आसानी हो जाती है। और विकल्प में देखते ही पता चल जाता है ये वाला विकल्प है, इसमें कोई आपके परेशानी नहीं होती है। दूसरा ये आपको पता है इन्होंने एक ऐसा तंत्र विकसित किया है भौतिक में, जो आपके बड़ी मात्रा में डाटा को संग्रहित कर सकता है, बड़ी मात्रा में डाटा का विश्लेषण कर सकता है। यानी कि जो हमारा मशीन लर्निंग या डाटा का जो आपका क्या है, हम एआई वगैरह में या फिर जो इंटरनेट की दुनिया है उसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में डाटा का जो संग्रह करते हैं, उसके लिए इन्होंने आपका मशीन लर्निंग के लिए बहुत बड़ा सहायक होगा। इसी के लिए आपको इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहां प्रारंभ होगा? एशिया हो गया है, लाओस में आपका आयोजित किया गया था। लाओस की राजधानी वियंतियाने में आपका ये आपके जो 21वां आसियान भारत सम्मेलन है। आसियान भारत का क्या है, एक आपका फ्री ट्रेड पार्टनर है, तो भारत की हर साल इसके साथ बैठक होती है। इस बार वियंतियाने में हुई थी। आसियान जो 10 देशों का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, उनके साथ भारत की फ्री ट्रेड जो आपके पार्टनरशिप है, उसके द्वारा भारत को भी काफी लाभ हो रहा है, उन देशों को भी काफी लाभ हो रहा है। तो भारत की इनके साथ ये साझेदारी होती है, जिस पर प्रतिवर्ष बैठक आयोजित की जाती है। इस बार आपकी लाओस के वियंतियाने में ये आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें खुद बैठक में भाग लेने के लिए गए हुए थे। हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? वैसे तो ये रॉकेट आपका इस समय इसलिए हाईलाइट हुआ है क्योंकि अंतरिक्ष में कचरे से बचने के लिए इस रॉकेट को पुनः अंतरिक्ष से वापस आपके पृथ्वी के वायुमंडल में लाया गया है, ताकि इसको यहाँ पर क्रैश कर दिया जाए वहां पर, क्योंकि अंतरिक्ष में कूड़ा बहुत बढ़ रहा है। तो ये आपका 2017 में भारत द्वारा यानी कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया PSLV C-37 था। C-37 बोलते हैं इसको। ये आपका 39वीं उड़ान थी। ये रिकॉर्ड 104 उपग्रह ले गई थी, जिसमें कोटोसैट भी था और उसके अलावा 103 अन्य उपग्रह थे। 104 उपग्रहों को इसने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। तब से ये अंतरिक्ष में ही घूम रहा था रॉकेट। इस साल भारत सरकार द्वारा वहां पर अंतरिक्ष में कूड़ा बढ़ने के कारण भारत ने इसे वापस किया, अपने वायुमंडल में वापस कर लिया है। तो इसके कारण ये चर्चा में है, PSLV C-37। हाल ही में दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष कब बनाया गया था? वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। 1991 में इन्हें टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया गया था। 2012 तक ये टाटा समूह के अध्यक्ष रहे। 2012 से 16 तक साइरस मिस्त्री रहे, फिर विवादों के चलते उन्हें हटाया गया। 16 से 2024 मृत्यु पर्यंत ये कार्यकारी अध्यक्ष रहे थे। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, तीनों सम्मान पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो आपके भारत के 3 नागरिक सम्मान है, वो तीनों ही रतन टाटा को मिले हुए हैं, भारत रत्न नहीं मिला है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन आपका कहां पर प्रारंभ होगा? 16वां ब्रिक्स सम्मेलन आपका आयोजित हुआ है रूस के कजान में आयोजित किया गया है 16वां ब्रिक्स सम्मेलन। ये जो सम्मेलन है ये आपके ब्रिक्स देशों का, अब ब्रिक्स प्लस हो चुका है। ब्रिक्स में आपको पता है ब्राजील था, भारत था, चीन था, दक्षिण अमेरिका था, दक्षिण अफ्रीका था और रूस था। 5 देश थे। 4 और जुड़ गए हैं पिछले साल जो आपका ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था उसमें 4 देश, ईरान, UAE, इथोपिया और मिस्र, 4 देशों को और इसमें स्थान दे दिया गया है। तो इस तरीके से अब ये 5, 4, 9 देश हो गए हैं। तो ब्रिक्स का इस बार जो आपका सम्मेलन हुआ वो रूस के कजान में आयोजित हुआ 2024 में। अगला क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित होगा? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 से 11 जनवरी को आपके उड़ीसा में आयोजित होगा। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9, 10, 11 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जब 1915 में अफ्रीका से 20 वर्षीय प्रवास लौटे थे तो वो 9 जनवरी को भारत पहुंचे थे। तो उन्हीं की याद में हर वर्ष प्रवासी भारतीयों को आपके इसकी याद दिलाने और भारत में उनके आपके दिए गए योगदान के लिए शुक्रिया करने और आगे उनको योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन हर वर्ष आपके 9, 10, 11 जनवरी को आयोजित किया जाता है। इस साल, अगले साल 2025 का उड़ीसा में आयोजित होगा। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां मेंबर कौन बना है? एशियाई विकास बैंक में टोटल 69 मेंबर हैं और 69वां मेंबर इजराइल बना है। बहुत लंबे समय से 68 सदस्य थे, इस बार 69वां सदस्य इजराइल बना है। इसमें से 49 सदस्य आपको पता है एशिया और पैसिफिक से हैं, शेष सदस्य आपके अफ्रीका और यूरोप से हैं। तो अभी इनकी संख्या हो गई है 69। मानीला में आपका इसका कार्यालय है। आपके जो
एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? तो दाना का नामकरण किया है कतर ने। मतलब नामकरण पद्धति चलती है, आपको पता है जो इंडिया है, इंडिया के नीचे जो आपका ये चीन है, जापान है, ऐसे जो देश हैं ये पूरा एशिया पैसिफिक में, ये पाकिस्तान, ये आपका अरब, फिर ये अफ्रीका तक, इस क्षेत्र में आने वाले जो भी तूफान होंगे, चक्रवाती तूफान हो, सुनामी हो, उनके लिए एक नामकरण पद्धति चलती है। तो उसमें चक्र चलता है, जैसे इस साल जापान करेगा, फिर उत्तर कोरिया, फिर दक्षिण कोरिया, फिर चीन, फिर आपका वियतनाम, ये आपका फिलीपींस करेगा, फिर इधर लाओस करेगा, कंबोडिया करेगा, थाईलैंड करेगा, मलेशिया करेगा, सिंगापुर करेगा, उसके बाद आपका इंडोनेशिया करेगा, ब्रुनई करेगा, फिर इधर आपका श्रीलंका करेगा, मालदीव करेगा, भारत करेगा, बांग्लादेश करेगा, भूटान करेगा, नेपाल करेगा, पाकिस्तान करेगा, फिर पुनः वहीं चले जाएगा। इस तरीके से जो भी तूफान आएगा हर बार उसका अलग नाम रखा जाएगा, अपना मर्जी से रखेगा वो देश जो नाम उसे देना चाहे। तो इस बार आपके कतर की बारी थी, तो कतर ने रखा है इसका नाम क्या सॉरी, यहां से खाड़ी होते हुए जाएगा ये वापस इधर को, तो इस बार कतर की बारी थी और कतर ने रखा था इसका नाम दाना, जो हाल ही में आपका चक्रवाती तूफान यहाँ पर आया था। अगला, हाल ही में रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास ले लिया? रानी रामपाल जो आपके भारतीय हॉकी टीम में बहुत मुख्य मेंबर थी और सबसे कम उम्र में हॉकी के अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला भी थी अंतरराष्ट्रीय स्तर की टीम पर, तो रानी रामपाल ने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रजात व्यक्ति कौन बने हैं? इंग्लिश चैनल आपको पता है जो आपका यूरोप है, यूरोप और जो आपका यूनाइटेड किंगडम द्वीप है उत्तरी सागर में, उनके बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट गलियारा है पानी का, उसे हम इंग्लिश चैनल बोलते हैं, जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच है। तो उसे तैर करके पार करने वाले जो सबसे उम्रजात व्यक्ति बने हैं वो है सिद्धार्थ अग्रवाल। इससे पहले आपको पता है मीर सेन तो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको पार किया था। अगला, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन हुआ है आपका नई दिल्ली में। सौर महोत्सव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरण को आपके स्वच्छ बनाने में, आपके जो नवीकरण ऊर्जा स्रोत है उनको बढ़ावा देने के लिए यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी, मतलब पानी को बचाने में जन भागीदारी की जो आपकी पहल है वो कहां से शुरू की है? वो आपके गुजरात से शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आपका जो समिट हुई है 2024, उसका उद्घाटन कहां हुआ? तो उसका उद्घाटन आपके हैदराबाद में हुआ है, तेलंगाना के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब सौर ऊर्जा को विकसित करने के लिए जो देशों का संगठन बनाया गया उसे सौर गठबंधन बोलते हैं। इसका मुख्यालय भारत के हरियाणा के गुड़गांव में है, एनसीआर में, और इस सौर गठबंधन का जो आपका सदस्य बना है हाल ही में वो है 101वां सदस्य नेपाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? श्री विजयपुरम, आपको पता है श्री विजयपुरम नाम हो गया है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, अंडमान द्वीप समूह में जो दक्षिणी अंडमान है उसमें ये राजधानी स्थित थी, जिसे हम आज तक पोर्ट ब्लेयर नाम से जानते थे। अब इसका नाम हो गया श्री विजयपुरम, जो आपके इस शहर का नाम था, अंडमान निकोबार की राजधानी। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2026 में आपका ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होगा। ग्लासगो मतलब राष्ट्रमंडल वह देश जो कभी ब्रिटेन या ब्रिटिश के आपके ब्रिटिशर्स के उपनिवेश रहे थे, ऐसे देशों के संगठन को राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो कॉमनवेल्थ गेम आपको पता है 1930 में शुरू हुए थे आपके हेल्मिंटन से, और ग्लासगो में अब ये 96 वर्ष पूरे कर लेगा, और ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में इस 2026 में अगले आयोजित होंगे। अगला है, श्रीलंका के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? हाल ही में जो श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए वो अनुरा कुमार दिसानायक के द्वारा जीत लिया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? नवाचार सूचकांक मतलब जिसमें आपके हर देश की जो आपके बुद्धिमत्ता के आधार पर किए गए विभिन्न तरह के नए नए आपके जो आविष्कार हैं उनके आधार पर आपका ये सूचकांक तैयार किया जाता है। भारत को 39वीं रैंक मिली है, पिछली बार भी 39वीं ही रैंक थी। अगला, हाल में देश में पहली पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहां हुए हैं? देखो, जो पेपरलेस उपचुनाव है मतलब अभी तक जो आपके चुनाव होते थे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर तो ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, बैलेट पेपर का प्रयोग नहीं किया जाता, अन्य कागजात भी आपके पेपर के ही बनाए जाते हैं।
लेकिन मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में आपके एक पंचायत के उपचुनाव हुए हैं, तो उसमें आपके पेपरलेस पहली बार, मतलब बिना पेपर वर्क के ही या बिना बैलेट पेपर के ही आपके पूरा आपका इलेक्शन निपटा दिया गया है। इसमें ईवीएम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों द्वारा ही पूरा रिकॉर्ड रखा गया है। हाल ही में एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है? सेवा नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया आपका सेबी ने, जो आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, मतलब भारत में जो शेयर बाजारों का क्या है, नियामक और नियंत्रक है, सेबी द्वारा ये चैटबॉट सेवा नाम से लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से था? यामिनी कृष्णमूर्ति भारत की जानी मानी शास्त्रीय नृत्यांगना रही है। इनका मूल क्षेत्र तो भरतनाट्यम था, लेकिन ये कुचिपुड़ी भी करती हैं, आंध्र प्रदेश में ही पैदा हुई हैं, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का सबसे फेमस है। दक्षिण भारत में भरतनाट्यम सबसे फेमस शास्त्रीय नृत्य है, तो इन दोनों ही विधा में वो पारंगत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे बनाया गया है? आपको पता है बांग्लादेश में विरोध के चलते वहां की जो राष्ट्राध्यक्ष थी, उन्हें आपका शेख हसीना, उन्हें देश छोड़ना पड़ा था, वो वहां छोड़ करके बाहर चली गई। तो उसके बाद वहां की व्यवस्था को संभालने के लिए मोहम्मद यूनिस, जो आपके दुनिया भर में आपके माइक्रो फाइनेंस के लिए, माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे छोटे स्तर के स्मॉल बैंकिंग बना करके लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नोबेल प्राइज जीत चुके थे मोहम्मद यूनिस, उन्हें आपका बांग्लादेश का कार्यकारी आपका अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया था। चुनाव होंगे तो उसके बाद फिर सरकार आएगी किसी की। हाल ही में दिवंगत हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? आपको पता है बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के, जो भाकपा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके पोलित ब्यूरो सदस्य थे, और ये 12 सालों तक आपके बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, 11 सालों तक। आपको पता है 1977 में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार आई थी और ज्योति बसु पहली बार बंगाल में मुख्यमंत्री बने थे, और 23 वर्ष लगातार 2000 तक ज्योति बसु ही वहां के मुख्यमंत्री थे। 2000 से 2011 तक आपके जो बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं वो रहे, यानी कि कुल 35 साल तक पश्चिम बंगाल में लगातार इन्हीं कम्युनिस्टों ने शासन किया। 2011 से फिर आपको पता है लगातार ममता बनर्जी वहां जीतती हुई आ रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी सीरीज है अरिघात। पहली परमाणु सीरीज है आपका जो आईएनएस अरिहंत थी, और उसकी बाद दूसरी जो परमाणु पनडुब्बी है भारत की स्वदेशी वो आईएनएस अरिघात है, जिसे आपका जो विशाखापत्तनम आपका शिप यार्ड है उसके द्वारा निर्मित किया गया है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में किसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित कर दिया गया? संकटग्रस्त प्रजाति का मतलब जिस पर कभी भी आपका संकट आ सकता है विलुप्त होने का। आईयूसीएन आपका रेड डाटा बुक जारी करती है, जिसमें 9 श्रेणियों में किया जाता है। कुछ विलुप्त हुए अलग, जो विलुप्तीकरण की कगार पर हैं, जो विलुप्तीकरण घोर विलुप्तीकरण की कगार पर है, जो वन विलुप्त हैं, या जो आपका संकटग्रस्त हैं, जो संकटापन्न है, मतलब ये सोच लो कि चौथे नंबर पर है। इसके बाद आपका क्या है, संकटापन्न में आ जाएगा, उसके बाद विलुप्तीकरण की कगार पर आ जाएगा, फिर विलुप्त हो जाएगा। ये आपका एक फूल की प्रजाति है नील कुरंजी, जो आपका हल्के हल्के आपके नीले फूल होते हैं, जो आपका पश्चिमी घाट है, खासकर नीलगिरी क्षेत्र में आपके 1500 मीटर से ऊंचाई वाले जो मैदान होते हैं घास के, उनमें पाई जाती है। बहुत बड़े क्षेत्र में इसका फैलाव है, इसी के कारण इस पर्वत श्रृंखला का नाम इधर पे आपका नीलगिरी पड़ा था, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना। नील कुरंजी आपका बहुत ही आपके खराब स्थिति में और धीरे धीरे इसका यहाँ से पतन हो रहा है, तो इसके कारण इसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित कर दिया गया है। नील जो आपका नील कुरिंजी है, कुरिंजी, इसी के कारण यहाँ आपका नीलगिरी पर्वतमाला बनी, जो भारत की सबसे बड़ा क्या है, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट भी है, और भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र भी है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं उसे नीलगिरी कहा जाता है। वैसे इसका अधिकतर हिस्सा वेस्टर्न घाट में आता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया? स्थायी प्रतिनिधि मतलब जो भारत में लगातार भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वह है पर्वत नेनी हरीश। अगला क्वेश्चन है, 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहां आयोजित हुआ? तो ये आपका कहां आयोजित हुआ? यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजन किया गया था 9वां महिला T20 विश्व कप। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहां स्थापित किया जा रहा है? संवैधानिक चीजों को संरक्षित करने के लिए हरियाणा में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जो, उसके अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? जय शाह, जो अभी तक बीसीसीआई के सचिव थे, अब वो अध्यक्ष बन गए हैं। अमित शाह के बेटे हैं गृह मंत्री।
24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये आपका SCO मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन का जो अभी आपका 24 में आपके जो इसका सम्मेलन आयोजित किया गया है वो आस्थाना में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल परीक्षण की है? एंटी रेडिएशन मतलब किसी भी तरह के रेडिएशन को जिसके स्रोत में जाकर ही खत्म कर देगी रेडिएशन, तो ये आपका रुद्रम फर्स्ट है। किसी भी तरीके से रेडिएशन वाले आपके उपकरणों का या बमों का हमारे देश में हमला होगा तो उन्हें रोकने में ये सक्षम होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य, दूसरा नहीं है, पहला है, पहला राज्य कौन सा है? गिग वर्कर मतलब जो आपका किसी भी तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो किसी कंपनी से अटैच नहीं होते, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से काम करने वाले होते हैं, फ्रीलांसर जिन्हें बोलते हैं। तो इस तरह की इकोनॉमी भारत में आपके कोरोना के बाद बहुत बढ़ गई है। लोग उन्हें अपने नवाचार शुरू कर दें, अपने काम शुरू कर दें किसी कंपनी या किसी आपके संस्था से जुड़ने के बजाय। तो ऐसे इंडिपेंडेंट वर्कर्स की जो आपकी क्या है संख्या है भारत में बढ़ने के कारण, तो इनको आपके इकोनॉमी में गिग वर्कर्स कहा गया। तो इनके लिए सुरक्षा के लिए आपका कर्नाटक सरकार एक अधिनियम लेकर के आई है कि इनकी सुरक्षा या इनको कैसे आपके आगे बढ़ाया जाए। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? यह आपका हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा है, विंग्स टू आवर होप्स। अगला, हाल ही में सकल पर्यावरण सूचकांक मतलब हमारा जो जीडीपी है उसे पर्यावरणीय आधार पर जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? आपको पता है, उत्तराखंड। जो हिस्को है अनिल जोशी, उनके लगातार प्रयासों के चलते उत्तराखंड सरकार ने पहली बार आपका सकल घरेलू उत्पाद को आपके जो पर्यावरण है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कौन सा बना है? सांस्कृतिक श्रेणी में मोईदम आपका, सांस्कृतिक श्रेणी मतलब जिसे इंसानों ने बनाया हो। एक तो प्राकृतिक है, जैसे आपका मैंने अभी बोला कि जो नीलगिरी है या उत्तराखंड का आपका नंदा देवी है, ये तो प्राकृतिक स्थल है जो प्रकृति ने बनाया है, मनुष्य ने बनाए हैं। जो जैसे ताजमहल सांस्कृतिक श्रेणी में होगा, खजुराहो सांस्कृतिक, मोईदम ये आपके असम के जो अहोम साम्राज्य है उसके खंडहर अवशेष और कब्रिस्तान है जो आपके हाल ही में बहुत चर्चा में रहे और उन्हें आपके जो यूनेस्को है उसने विश्व विरासत सूची में इंडिया के 43वें सांस्कृतिक श्रेणी के आपके स्थल में सम्मिलित किया है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर कौन सा था? पेरिस ओलंपिक का शुभंकर है आपका फ्रीज। फ्रीज एक टोपी है, टोपी जो गर्म टोपी हम पहनते हैं ओवर वाली, उस तरीके की है जिसके हाथ में एक झंडा, एक चिड़िया की आकार बना करके आपके उसमें झंडा दिया है। यही आपका शुभंकर था पेरिस ओलंपिक का। जो आपके फ्रांस का स्वतंत्रता संग्राम है उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण आपके चीजों को प्रदर्शित करने वाली ये टोपी आपके फ्रीज नाम से इस उसमें शुभंकर के रूप में व्यक्त की गई है, जिसके हाथ में एक 3 आपका रंगों वाला फ्रांस का झंडा है। विश्व में आपके फ्रांस की क्रांति आपको पता है भ्रातृत्व यानी कि बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता के लिए जानी जाती है, तो उसी को रिप्रेजेंट करती है ये फ्रीज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? अभी हाल ही में आपको पता है बिल गेट्स की आत्मकथा रिलीज हुई है सोर्स कोड नाम से, तो इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? लैंगिक अंतराल मतलब पुरुषों और महिलाओं के बीच जो आपके भेदभाव है उसको लेकर के, जो अंतर है उनको लेकर के सूचकांक जारी किया जाता है। भारत को 129वां स्थान मिला है। ये आपके क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी के आधार पर हम आगे आपके लिए अलग अलग तरीके के चीजें लाते रहेंगे। धन्यवाद।